नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रफीक खान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी पर। आदर्श नगर से एमएल हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि 25 नवंबर को राजस्थान में इलेक्शन होने हैं, मतदान होने हैं, क्या कुछ तैयारी कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव को लेकर हो रही है? देखिए, 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग है जी। और हमने जो जितना भी काम राजस्थान में आज तक किया है, पूरे 5 साल में कांग्रेस पार्टी का काम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काम और तमाम विधायक पूरे 5 साल जनता के प्रति उत्तरदायित्व रहे और उन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री ने हाथ ऐसे ही रखा। जी। किसी भी ऐसा समय नहीं आया जब कोई मुख्यमंत्री ने कुछ न कुछ आम जनता के प्रति नहीं सोचा और कुछ न कुछ दिया नहीं हो। चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे वो एजुकेशन का मसला हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज का मसला हो, चाहे वो हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे चिरंजीवी योजना जैसी स्कीम्स हो, किसी भी मामले में मुख्यमंत्री ने कोई कमजोरी नहीं रखी। ये पहला टेन्योर ऐसा जी जिसमें स्टेडियम बन गए, कॉलेजेस बन गई, मेडिकल कॉलेजेस बन गए, आधारभूत ढांचा। मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में अगर आधारभूत ढांचे का सही तरीके से निर्माण और विकास हुआ है तो इन पिछले 5 सालों में हुआ है। जैसे कि 5 साल पहले हम राज में आए और जब राज में आए दिसंबर के अंदर तो सरकार बुरी तरह कर्ज में डूबी पड़ी थी। जीडीपी में हमारा कोई स्थान नहीं था। आज पूरे हिंदुस्तान में के अंदर जीडीपी में हम पहले स्थान पे हैं। छोटे राज्यों की छोटी इकोनॉमी को लेकर के कोई एक आधा राज्य हमसे आगे हो सकता है, लेकिन बड़े राज्यों को कंपेयर करोगे तो हम जीडीपी में पूरे देश में प्रथम स्थान पे हैं। और जो पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं जिनको हमने इम्प्लीमेंट किया, ओपीएस को इम्प्लीमेंट किया, इतने बड़े बड़े कीर्तिमान हैं, ऐसे डिसीजंस हैं जिसमें पूरे का पूरा वर्ग लाभान्वित हुआ है। तो ऐसी स्कीमें लॉन्च की गई जिनके बारे में आदमी ख्यालों में ही सोचता था। 250 रुपए पेंशन मिला करती थी, 1000 रुपए पेंशन है। खाली 1000 रुपए पेंशन एक स्टेप नहीं है। जब आए राज में तो 250 से 500 कर दिया, अब 500 से मिनिमम 1000 कर दिया और 1000 के अंदर एक बिल और ले आए कि हर साल 15% ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी, दोबारा मांगना नहीं पड़ेगा। बहुत सी सारी विडंबनाएं थी बुजुर्ग माताओं के साथ में, विडोज के साथ में, बुजुर्ग आदमियों के साथ में। चाय पानी के खर्चे के लिए तरस जाते थे ग्रामीण क्षेत्र का आदमी। जब बच्चा खेत को टेक ओवर कर लेता है और यंग जनरेशन आ जाती है तो नौकरी पेशा आदमी के पास तो फिर 2 पैसे होते हैं जी। खेत में किसान आदमी के पास में पैसा हाथ में आना बंद हो जाता है। ये पैसा उन आदमियों को संबल देता है, चाय पानी के खर्चे का पैसा मिलता है उनको, अपने बच्चों को, पोते पोतियों को, नातियों को लाडने दुलारने का अवसर देता है। तो एक ऐसे वर्ग के बारे में सोची जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था और मुख्यमंत्री ने एक फैसला लेके वो पेंशन 1000 रुपए महीना कर दी। हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान की आबादी है 7-7.5 करोड़ जी। यूपी की आबादी है 24 करोड़, 24-25 करोड़ के लगभग आबादी है। वहां सोशल वेलफेयर की स्कीम्स के बेनिफिशियरी है 84 लाख और यहाँ 7 करोड़ में बेनिफिशियरी है 1 करोड़। तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि कैसे राजस्थान के अंदर स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है। बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब यूपी को राजस्थान से कंपेयर करोगे तो सोशल वेलफेयर की स्कीम में बिल्कुल ग्राउंड क्लियर हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो बहुत सारी स्कीमें हैं जिनको लेकर के हमने इंप्लीमेंट की और अब उन स्कीमों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 100% सरकार बनाएंगे। रफीक जी, जैसा कि आपने कहा जीडीपी में देश में राज्य अग्रणी है, राजस्थान अग्रणी है, लेकिन बीजेपी सरकार लगातार ये आरोप लगाती आई है कि आप महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में भी राज्य अग्रणी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं पे अत्याचार में कोई अग्रणी नहीं है। महिलाएं अगर किसी समय में अगर महफूज और सुरक्षित महसूस हो रही है तो वो यही टेंशन है। ये जरूर है कि पिछले टाइम में एफआईआर नहीं दर्ज होती थी, रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मनाही थी। रिपोर्ट दर्ज करने से पहले एसएचओ पूछता था एसपी से और एसपी पूछता डीजी से, आईजी से कि मैं रिपोर्ट दर्ज करूं कि नहीं करूं, कोई सेटलमेंट ही करा दे इनका।
कोई राजीनामा ही करा दे, न्याय नहीं होता था, लेकिन एक्सटॉर्शन होता था, लेकिन पेंडेंसी भी है सर, एक्सटॉर्शन होता था। और अब जो भी क्राइम है जी, उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, उसमें जांच होती है, कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रेशर नहीं बनाया जाता। तो जो फिगर आपको दिखता है वो फिगर है। और इन जनरल आप बात करोगे तो राजस्थान के अंदर अगर आप पूरे देश का बायोग्राफी उठा के देखो, लोग ये कहते हैं कि हम राजस्थान में मकान बनाएंगे। राजस्थान में आपको पूरे देश के अंदर महिलाएं रात को 2 बजे 3 बजे सड़कों पर दिख सकती है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में ये संभव नहीं है। ये बातें करने वाले लोग, कांग्रेस की तरफ उंगली उठाने वाले लोग, यूपी में ब्लैकआउट हो जाता है रात को, हरियाणा में ब्लैकआउट हो जाता है, गैंग वॉर होती है यहाँ राजस्थान के अंदर। जब गुंडों को पकड़ा जाता है तो लिंक यूपी से निकलता है, लिंक हरियाणा से निकलता है। तो अगर आज सोशल सिक्योरिटी और महिलाओं की सिक्योरिटी के अंदर कोई अगर स्टेट आगे है तो उस स्टेट का नाम राजस्थान जी। और रफीक जी, अल्पसंख्यकों को लेकर आने वाले समय में अगर सरकार वापसी कर लेती है तो क्या योजनाएं रहेंगी, क्योंकि आप अल्पसंख्यक विभाग के हेड रहे हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग है? और क्या मैं चेयरमैन हूँ माइनॉरिटी कमीशन का, और मेरा ये मानना है कि मैं पूरे राजस्थान में मैंने दौरा किया और ऐसी प्रभावी स्कीम्स, 15 पॉइंट प्रोग्राम है हमारा। 15 पॉइंट प्रोग्राम में मैंने ये सुनिश्चित किया कि उसका इम्प्लीमेंटेशन पुअर था। इम्प्लीमेंटेशन पुअर क्या, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो हो ही नहीं रहा था। पता लगा साल भर, 2-2 साल, 5-5 साल तक 15 पॉइंट प्रोग्राम की मीटिंग से नहीं हो रही है, 15 सूत्री प्रोग्राम की मीटिंग ही नहीं हो रही है। तो जब कोई प्रोग्राम चलता है और उस प्रोग्राम का आप इम्प्लीमेंटेशन करा पाते हो तो ऑटोमेटिक स्कीम डिलीवर हो जाती है। चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की योजना हो, चाहे किसी नौकरी का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे स्कूल कॉलेज की संख्या हो, चाहे क्राइम का मामला हो, चाहे किसी प्रकार का एक्सटॉर्शन हो। जब आप 15 पॉइंट प्रोग्राम की स्टडी करते हो और उसको इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हो जाते हो तो आप ये यकीन मानना कि आप अपना फर्ज अदा करने में भी कामयाब हो जाते हो। तो मुझे ये खुशी आपको बताते हुए कि पिछले 2-3 सालों में हमने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने की कोशिश की। और जब मेरे को बनाया माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, तो आज माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक समुदाय बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज है कि अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक समुदाय, उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जी। क्यों कोऑर्डिनेशन जरूरी है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इनमें डिफरेंसेस कराना चाहती है, मतभेद करना चाहती है, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करना चाहती है, जाति के आधार पर राजनीति करना चाहती है। तो इन सब से निपटने के लिए मैंने पहला जो मेरा मकसद था वो ये लिया कि हम 15 पॉइंट प्रोग्राम पे तो काम करेंगे, हम अल्पसंख्यक समुदाय की तमाम 6 जातियों के लिए काम करेंगे, लेकिन हम ये काम भी करेंगे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच में खाई उत्पन्न होती जा रही है, जो गैप बढ़ता जा रहा है, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। कैसे कोऑर्डिनेशन हो, कैसे काम हो, कैसे स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो, और कैसे समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े रहे आदमी को कैसे हम फायदा दे सकें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। जो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी है, मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि मेरी स्कीम से वो भी लाभान्वित होना चाहिए। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हमने वो काम किया है और आगे भी करेंगे, करने की दृढ़ इच्छा रखते हैं, दृढ़ संकल्प रखते हैं, और हम इसको जरूर करेंगे। एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जैसे एक एग्जांपल है, उज्ज्वला गैस योजना सिलेंडर किसको दिया इन्होंने? सर्टेन वर्ग को आइडेंटिफाई किया जी। और उनको उज्ज्वला गैस योजना दी। तो गैस तो दे दी, चूल्हा तो दे दिया, लेकिन सिलेंडर 1100 रुपए के पार कर दिया। किसी ने नहीं सोचा, मुख्यमंत्री ने सोचा और राहुल गांधी ने सोचा। और आज उन्हीं उज्ज्वला के बेनिफिशियरीज को जिनको इन्होंने बहुत कमजोर मान के, हमने कोई आर्गुमेंट नहीं की उस पर, हमने कोई उसको चैलेंज नहीं किया, हमने ये माना कि इन्होंने इस वर्ग को सबसे कमजोर माना है और इसको ये चाहते हैं कि ये चूल्हे से उठ करके सिलेंडर पे आए। तो लेकिन जब आपने 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया तो जो चूल्हा दिया वो मकानों के लटानों पे, आड़ों में रखा हुआ मिला, उसके ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं हुई, कोई काम नहीं आया। और जब मुख्यमंत्री ने स्कीम लॉन्च करी कि हम उनको 500 रुपए में सिलेंडर देंगे,
आज वो सारा वर्ग मुख्यमंत्री को दुआएं देता है और शुक्रिया अदा करता है कि किसी आदमी ने हमारी सोची, तो समाज के आखिरी वर्ग को भी हमने टच करने की कोशिश की, फायदा देने की कोशिश की। रफीक जी, हाल ही में AIMIM का भी कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी जो है आदर्श नगर सीट से खासकर उतारने का ऐसा उनका बयान सामने आया, तो ऐसे में क्या आप इसे एक चैलेंज मानते हैं अपने सामने? देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं तो चैलेंजेस होते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस के बल पे लड़ रहे हो, अपने मुद्दों पे लड़ रहे हो, आपका अपना विजन है, आपकी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है और उस मैनिफेस्टो पे आपका काम करने का ढंग है और आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे, कैसे उसको लागू करोगे, कैसे काम करोगे। तो मुझे जो मैं काम करना चाहता हूं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आदर्श नगर के अंदर, मेरा बिल्कुल मन क्लियर है और क्लियर विजन है। मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। चैलेंजेस आएंगे जी। हम जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो सामने दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ रही होती है, तो मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कौन आदमी किस पार्टी से आता है। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जो हमने काम किए हैं, क्या होता है कि क्रिटिसिज्म की राजनीति अलग होती है। लोग बाग डेवलपमेंट की राजनीति नहीं करना चाहते। जब मैं चुनाव जीत के निकला तो मेरे को किसी आपके पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि पहले 3 एजेंडा बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या करोगे, क्या एजेंडा है जिन पे आप सबसे पहले काम करोगे। मैंने कहा पहले और आखिरी और सब मेरा तो एजेंडा, तीनों एजेंडे में आपने पूछ लिया तो स्टार्टिंग करूंगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। डेवलपमेंट जहां अनडेवलप्ड एरिया है, जहां पानी और बिजली की जरूरत है वहां उसकी पूर्ति की जाएगी, जहां राशन की जरूरत है वहां उसकी पूर्ति की जाएगी, जहां स्कूल कॉलेजेस की जरूरत है वहां उनकी पूर्ति की जाएगी, जहां हेल्थ सेंटर्स की, हॉस्पिटल्स की जरूरत है वहां उसकी पूर्ति की जाएगी। तो आपको मैं एक बात और बताऊं, मेरे से पहले यहाँ से बहुत बड़े बीजेपी के नेता यहाँ MLA थे जी और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें करीब 2,40,000-45,000 वोटर थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं था जी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को। और मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि हमने हर घर पानी पहुंचा दिया। जयपुर शहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, कैपिटल की कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जब आप यूपी से आओ तो एंटर आदर्श नगर से करोगे जयपुर में, आप दिल्ली से आओ तो आदर्श नगर से एंटर करोगे जयपुर के अंदर। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को अगर पीने का पानी नसीब नहीं हो तो इससे खराब बात नहीं हो सकती। और हमने ये काम धरातल में किया। हॉस्पिटल्स, हमने बहुत बड़ा काम किया हॉस्पिटल में। इंडिपेंडेंस से लेकर के 2018 तक आदर्श नगर में डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल की संख्या 8 थी। हमने 4.5 सालों में 9 और खोल दी, 9 नए सेंटर्स खोल दिए, जिसमें एक बहुत बड़ा हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल खोल दिया। तो हमने काम किया है ग्राउंड लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। आज 5,000 आदमी फ्री दवाई लेके जाते हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो इससे बड़े काम, आधारभूत ढांचे के काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम, जो आम आदमी की सहूलियतों के काम, वो काम हमने ग्राउंड पे उतारे हैं। और मुझे खुशी है कि मैं इसमें कामयाब रहा और अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाऊंगा, चाहे सामने से कोई भी आए। बिल्कुल, डेवलपमेंट की बात लगातार करते रहेंगे, न सिर्फ आदर्श नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बल्कि पूरे राजस्थान की लगातार। जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आदर्श नगर के डेवलपमेंट की, जिसमें आपने बताया कि किस तरीके से, चाहे हॉस्पिटल्स हो, डिस्पेंसरीज की बात हो, स्कूल्स की बात हो, हर तरीके से, चाहे पेयजल की समस्या हो, हर तरीके से वहां पर विकास हुआ है। अब मैं बात करती हूँ राजस्थान के विकास की। कौन से वो मुद्दे होंगे रफीक जी जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं, क्योंकि 25 साल का रिकॉर्ड रहा है, हर 5 साल में सरकार बदल जाया करती है यहाँ पर। तो इस बार क्या टास्क होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे आपके सामने सरकार वापस रिपीट करवाने को लेकर? देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर जो वोटर्स की संख्या है जी, वो करीब 4.5 करोड़ के आसपास है। और 4.5 करोड़ वोटर्स, और मैं कह रहा हूं कि पूरी 7.5 करोड़ 7 करोड़ की आबादी, मुख्यमंत्री की जो स्कीम है, मेरा दावा है कि कोई आदमी ये नहीं खड़ा होकर कह सकता जो राजस्थान का वासिंदा हो, और वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को मुख्यमंत्री की स्कीम का फायदा नहीं मिला।
1 करोड़ लोगों के बिल जीरो हो गए। 1 करोड़ लोगों के। जब चिरंजीवी, जब कोविड का समय चल रहा था और कोविड के समय में मुझे याद है अच्छे से कि बीजेपी के लोग और दूसरे लोग और हम लोग भी सब ने डिमांड करी कि मुख्यमंत्री जी 2 महीने का बिल माफ कर दो इनका। बेचारे घर में बैठे रहते सब लोग, आम आदमी सारा मजदूर तबके का आदमी घरों में रहा, मजदूरी नहीं रही। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो 2 महीने से 6 महीने के बिलों की माफ करने की डिमांड उठती रही। जयपुर में जो एवरेज कंजम्पशन है वो एवरेज कंजम्पशन 100 यूनिट के अंदर अंदर है। कहीं 70-80 यूनिट आ रहा है, कहीं 60 यूनिट आ रहा है पर मंथ एवरेज कंजम्पशन। तो ये बात हुई कि हम ये माफ के लिए लिखें, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त माफ नहीं किया। लेकिन जब बजट दिया तो बजट में 21-22 के बजट में उन्होंने 50 यूनिट हर आदमी के कम कर दिए। पूरे राजस्थान के हर वासिंदे के 50 यूनिट माफ कर दिए और 50 यूनिट का फायदा दिया। तो उससे 7-8 हजार रुपए महीने का फायदा हुआ। और अब ये यूनिट 100 कर दी बढ़ा करके। इस 100 यूनिट को बढ़ाने से क्या फायदा हो रहा है वो आप समझो। 100 यूनिट को बढ़ाने से, 100 यूनिट करने से जो फायदा तो सभी को मिल रहा है, पूरी आबादी को, लेकिन करीब करीब 90-95 लाख कनेक्शन जीरो पे आ रहे हैं। जीरो बिल हो गया है उनको। बेनिफिशरीज 90-95 लाख लोगों का बिल जीरो होना हंसी खेल नहीं है जी। जीरो है। समस्या क्या थी? समस्या, आम आदमी की समस्या ये थी कि जो 12-15 हजार रुपए महीना कमाने वाला आदमी है, एग्रीकल्चर में करीब करीब इतना ही बचता है, तो उस आदमी को 1500-2000 रुपए उसके बच्चों के एजुकेशन में लग जाते, 2-2.5 हजार रुपए उसके बिजली पानी में लग जाते, 2-2.5 हजार रुपए घर में कोई ऐसा आदमी है जब बच्चा है या बुजुर्ग है या मेल फीमेल है तो उनकी दवाई पानी में लग जाते। तो किचन सेविंग के लिए, किचन के लिए खर्चा उसके पास 5-7 हजार रुपए से ज्यादा नहीं बचता, क्योंकि 7-8 हजार रुपए तो इन्हीं सब चीजों में लग जाता। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, पानी में डिस्काउंट दिया, बिजली 100 यूनिट फ्री कर दी हर आदमी की, खेत में 2000 यूनिट कम कर दी, और बिजली पानी तो करी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल दी ताकि एजुकेशन फ्री हो जाए, और जो आदमी दवाई पानी के नाम पे तरस रहा था उसको फ्री दवाई दे दी, फ्री इलाज कर दिया। चिरंजीवी योजना जैसी प्रभावी योजना लागू कर दी, ऐसी योजना लागू कर दी कि जो न केवल राजस्थान और न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का रोल मॉडल बनी। रफीक जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आपने जैसे कि चर्चा की शुरुआत में कहा था आपने कि जब सरकार आपकी बनी थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ था राजस्थान। तो जो ये योजनाएं मुख्यमंत्री निकाल रहे हैं, सीधा लाभ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता की जेब में सीधा फायदा पहुंच रहा है, तो क्या इसका आर्थिक भार नहीं पड़ रहा है? क्या कर्ज नहीं बढ़ रहा है? और इससे निपटने की क्या योजनाएं हैं? या फिर ये भी कहा जाए कि आने वाले समय में, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं सरकार रिपीट होगी, लेकिन मैं अगर पॉलिटिकल उससे देखना चाहूं कि सरकार चेंज हो जाती है, तो क्या ये आर्थिक भार बीजेपी पे चला जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो हम लोन लेते हैं, तो हम जो हमारा परमिसेबल एरिया है, जब कोई भी लोन लेता है आदमी तो उसको सेंटर से परमिशन लेनी पड़ती है जी। लोन आपकी पेइंग कैपेसिटी और आपकी जो FRBM की रेट है उसको देख करके ही मिलता है। ऐसे नहीं मिलता कि आपने सोच लिया कि मेरे को इतने रुपए दे दो और इतने रुपए मिल जाएं। लोन आपकी जो FRBM की का रेशो है उसको देख के ही लोन मिलता है, और उसको मैनेज करना पड़ता है, मैनेज किया जाता है। लोन सभी सरकारें लेती है, लोन के बगैर काम भी नहीं चलता है। हाँ। लोन भी लिया, इम्प्लीमेंट भी किया। एक डायलॉग और बोल देता हूँ बीच में, ये सारी दुनिया के बाजीगर एक तरफ और राजनीति का जादूगर एक तरफ। हाँ। तो ये जादूगर भी है, मैनेज करना भी आता है। हाँ। पहला टेन्योर नहीं है, तीसरा टेन्योर है। कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा? आपने एक बात नहीं बोली बीच में, ये कहते हैं रेवड़िया बांट रहे हैं। अरे रेवड़िया नहीं बांट रहे हैं, जनता का पैसा है और जनता को दे रहे हैं। ये आम आदमी का जो पैसा, जो हमारा बजट, वो कैसे सही हाथों में पहुंचे, इस बात को अगर किसी स्टेट के मुख्यमंत्री ने लागू किया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लागू किया है। और सही जगह सही आदमी को पैसा। आप ये सोचो, सोशल सिक्योरिटी किसकी, 1000 रुपए पेंशन कर दी, क्या फर्क पड़ रहा है? 1000 रुपए सीधे उसके खाते में। तो एक तो वो आदमी जो बिजली का बिल, भारी बिजली का बिल भर रहा था,
जो भारी चिकित्सा का बिल भर रहा था, जो बच्चों के एजुकेशन का बिल भर रहा था, अब वो पढ़ाई का बिल नहीं लग रहा, उसके एजुकेशन का पैसा नहीं लग रहा, उसके हेल्थ का पैसा नहीं लग रहा, बीमारी का पैसा नहीं लग रहा, और पानी बिजली में उसको 100 यूनिट कम हो गई, वहां भी जीरो हो गया। बल्कि सामने से अगर 2 आदमी बुजुर्ग घर में है तो उनको 2000 रुपए 3000 रुपए महीना मिल रहा है सामने। रफीक जी तो सीधे ऐसी स्कीम्स जिसने आम आदमी की जेब को लाभान्वित कर दिया, आम आदमी के बजट को सही कर दिया। बहुत बातें करी, 2022 में हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, 3 गुनी कर देंगे। वो आय 2 गुनी 3 गुनी नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री ने कर दिखाया, अशोक गहलोत ने कर दिखाया। कैसे कर दिखाया कि इनकम अपनी जगह है, ये इनकम नहीं बढ़ा पाए तो मुख्यमंत्री ने उनकी जेब में पैसे डाल, फायदा पहुंचाया। 2000 यूनिट बिजली की खेत की कम हो गई किसान की। 2000 यूनिट कम होने का मतलब क्या है? 2,500 हजार रुपए महीने का फायदा होना, और प्लस 2 से 3 हजार रुपए सामने दे दिए, प्लस बच्चे की एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी, प्लस चिरंजीवी योजना जैसी प्रभावी स्कीम लागू कर दी। पहले क्या होता था कि चिरंजीवी योजना में अगर किसी आदमी का, किसी परिवार का कोई आदमी बीमार हो गया, चाहे वो बुजुर्ग आदमी हो, चाहे कोई बुजुर्ग महिला हो, चाहे फीमेल हो, घर की धर्मपत्नी हो या सिस्टर हो या माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, और या उनका बच्चा हो, उनका इलाज कराने के लिए जब जाते तो 12, 15 हजार 20 हजार रुपए कमाने वाले की क्या हैसियत है? जब इलाज कराने जाते तो पता लगता कि बिल इतने रुपए का है, तो वो आदमी जिसका इलाज करा रहे, जिसको हार्ट अटैक हुआ है, वो तो उसकी तो इलाज होने के बाद में क्या स्थिति होगी ये तो मालिक जाने, उसको कैसी पीड़ा से वो निकलेगा। लेकिन वो तो पहले दिन ही मर जाता जिस दिन पैसा सुनता। तो जमीन बेचता, जायदाद बेचता, कोई मकान बेचता, जेवर बेचता, कोई दुकान बेचता, कुछ ना कुछ बेच के अपने उसका इलाज कराता अपने पीड़ित परिवार का। आज उसकी जेब में पैसा आ रहा है, बेचने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है उसका। वो दुआएं देता है कि एक आदमी है जिसने 50 लाख लोगों का इलाज फ्री करा दिया चिरंजीवी योजना में। 50 लाख लोगों का इलाज, 1 करोड़ लोगों का बिजली का बिल फ्री, 1 करोड़ लोगों को मंथली पेंशन, सारे राजस्थान के हर आदमी को लाभान्वित कर दिया। आज पूरी दुनिया के लोग बाग राजस्थान की तरफ देख रहे हैं। जो सवाल आपने पूछा वो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी ढूंढ रहे हैं, अरे लागू कैसे कर दिया, क्या स्कीम्स लेके आए हैं, इम्प्लीमेंट। पहले कह रहे थे अच्छा रेवड़ियां बांट रहे हैं, अच्छा इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? अब इम्प्लीमेंट हो गया। 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है, इम्प्लीमेंट हो गया। 1 करोड़ लोगों के बिजली के बिल माफ हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो गया। 1 करोड़ लोग 50-60 लोगों ने चिरंजीवी में इलाज करा लिया, इम्प्लीमेंट हो गया। आज चीजें धरातल पे, ग्राउंड पे लागू हो रही है। और यही नहीं है बात, लागू करने का लक्ष्य भी है, आगे क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह की आधारभूत स्कीम है जिनको हमने न केवल बजट में डाला बल्कि इम्प्लीमेंट किया, और आज समाज का हर तबका लाभान्वित है। रफीक जी, आम आदमी पार्टी को एज अ कंपेटिटर आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? क्योंकि रही बात बिजली के बिल की, सीधा फायदा जनता तक पहुंचाने की, तो इसमें कोई कोर कसर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और माननीय सरकार ने नहीं छोड़ी है। और यहाँ पर भी जब केजरीवाल आए थे राजस्थान में तो उन्होंने अपनी जनसभा में ये ऐलान किया था कि 200 या 300 यूनिट फ्री देंगे वो। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि सीधा फायदा वो भी है, जैसे आप कह रहे हैं 100 यूनिट फ्री का फायदा सीधा जनता को है। देखिए, दिल्ली छोटी सी स्टेट है जी, और छोटा सा बजट है। राजस्थान बहुत बड़ी स्टेट है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी, आबादी के हिसाब से भी, और बजट के हिसाब से राजस्थान बहुत बड़ी है, और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से तो पूरे देश की सबसे बड़ी स्टेट है। तो राजस्थान के अंदर स्थितियां दूसरी है। जब आप यहां किसी जगह इलेक्ट्रिफिकेशन करते हो तो जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दूरियां हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हम यहाँ इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और जो कंपैरिजन की आप बात करते हो तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ का जो एवरेज कंजम्पशन था, एवरेज कंजम्पशन आप किसको बेस मानोगे? बिजली माफ करने के लिए आप क्या बेस लोगे? आप हवा में थोड़ी कर दोगे। उन्होंने बोल दिया, उनको ज्ञान नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री का तीसरा टेन्योर है। एवरेज कंजम्पशन क्या है? एवरेज कंजम्पशन हम कहते हैं 500 यूनिट फ्री देंगे, पता लगा कि एवरेज कंजम्पशन ही 100 के अंदर है, तो 500 के बेनिफिशियरी कहां से आएंगे? या फिर वेस्टेज करेंगे। जो एवरेज कंजम्पशन है उसको बेस बना के मुख्यमंत्री ने लागू किया। आप एवरेज कंजम्पशन देखोगे, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा कि जो राजस्थान का एवरेज कंजम्पशन था वो मैक्सिमम कंजम्पशन
100 यूनिट के नीचे है तो नीचे के आदमी को ही लाभों की जरूरत है। और खाली यही नहीं, हम पेंशन भी दे रहे हैं, सामने पैसा भी दे रहे हैं, वो तो लागू कर ही रहे हैं और सामने पैसा दे रहे हैं। और रही बात चैलेंजेस की, कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पे, अपने मैनिफेस्टो पे और जो उनकी पार्टी का प्रेसिडेंस चला आ रहा है, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने सिद्धांतों पे लड़ी, हमें इंडिपेंडेंस मिली अपने सिद्धांतों की वजह से मिली, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, फॉरेन पॉलिसी को लागू करते हुए किए, हमने बांग्लादेश से संधि की। आज इनको मालूम नहीं है किससे दोस्ती करनी है, किससे हमारी नाराजगी है, कौन कंट्री हमारा साथी है। ये खाली छलावे और बुलावे में जी रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी पहले दिन से, वेरी फर्स्ट डे से अपने मैनिफेस्टो पे, अपने सिद्धांतों पे कायम है और अपने सिद्धांतों के आधार पे हम राजनीति करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है न केवल राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे, बल्कि जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 156 वो आंकड़ा लेके आएंगे, अपने कामों के बल पे लेके आएंगे। रफीक जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है। मुझे एक सीधा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि तो क्यों बार बार जनता बीजेपी सरकार पर भरोसा जताती रही है? क्या आपके जो सिद्धांत हैं, क्या आपके जो मोटिव है, विजन है, जनता तक पहुंचाने में कहीं कमी हो रही है या कुछ और आप इसे कहना चाहेंगे या मोदी लहर कहना चाहेंगे? छलावा है जब आप कहते हो चुनाव से पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, किसानों की आय डबल कर दूंगा, 15 लाख खाते में दे दूंगा, फिर बाद में बात करते हो तो बोलते हैं वो तो चुनावी जुमला था। और जब चुनाव पे हम जाएंगे जनता के बीच, हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, हम अपने काम की बात करेंगे, हमने क्या किया वो करेंगे, हम क्या करेंगे वो करेंगे। अभी आप एक सवाल और पूछ लोगे मेरे से, जातिगत जनगणना क्यों, आखिरी स्टेज पे क्यों? मिशन 2030 मुख्यमंत्री लेके आए और मुख्यमंत्री मिशन 2030 लेके आए और आपको सबको पता होना चाहिए इस बात का। और खास तौर से मैं मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, मीडिया के लोगों को भी कहना चाहता हूं, बहुमत से सरकारें बनती है जी। जब आप मिशन 2030 लेके आ रहे हो और आपने सजेशन इनवाइट कर दिए कि पूरे प्रदेश की जनता सजेस्ट करे और वो सजेशन दे हमको और हम सजेशन के आधार पे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे कि हम आने वाले साल में 2030 तक आने वाले सालों में हम किन बातों पे काम करना चाहते हैं, कैसा राजस्थान देखना चाहते हो, कैसा जयपुर देखना चाहते हो, क्या समाज का स्ट्रक्चर हो, कैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, कैसे एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कैसे अर्बनाइजेशन हो, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इन सब बातों का समावेश कैसे हो। इन सब बातों के लिए हमने मिशन 2030 और विजन डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव प्रस्ताव आमंत्रित किए। और हम आप सबको ये बात गौर करके बतानी चाहिए सब आम आदमी को कि सुझाव हमारे नहीं है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग सुझाव दे रहे हैं, 3 करोड़। जिस स्टेट का वोटर 4.5 करोड़ है उसमें 3 करोड़ अगर सुझाव मुख्यमंत्री के पास आ जाएं तो इसका मतलब मान लेना चाहिए कि ये जनता की आवाज है। ये जनता की आवाज है जो नक्कारा खल्क को नक्कारा खुदा समझो, मतलब जो जनता की आवाज है उसी को सरकार की आवाज समझो और उसमें जो जरूरतें पैदा लगी, उसमें जो आवश्यकताएं महसूस हुई, उनके हिसाब से हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया। और उसी का कारण है कि हम जनगणना की भी बात कर रहे हैं, हमारे नेता पहले से भी बात कर रहे हैं और उस बात पे मोहर लग गई कि जनता भी यही चाहती है, जो मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो सरकार चाहती है, जनता भी वही चाहती है। जब 3 करोड़ लोग सुझाव में शामिल हो जाएं तो इसका मतलब ये जो बातें कर रहे हैं सब मनगढ़ंत है। प्रेसिडेंस टूटेगा और राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। रफीक जी, कल प्रियंका गांधी की रैली होने वाली है दौसा में। ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी पूरी तरीके से कांग्रेस कर रही है। बड़ा मुद्दा है, जाहिर सी बात है बड़ा मुद्दा है। और 16 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी शुरुआत की 12 से। तो कल की इस रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि ईआरसीपी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। और मैं ये समझता हूं कि इसमें बुराई क्या है, इनको परेशानी क्या है। एक वो पानी जो बह करके समुद्र में चला जा रहा है, मिसयूज हो रहा है,
वो पानी अगर आम जनता के, खेती के, एग्रीकल्चर के, इनके काम आ जाए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। आज आदमी एक एरिया में तो पानी बहुतायत है, दूसरे एरिया में पानी के लिए तरस रहा है आदमी। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत है ताकि हम उस सब पानी को समेट के न केवल 14 जिलों में पीने का पानी उपलब्ध कराएं, बल्कि एग्रीकल्चर के लिए भी पानी उपलब्ध कराएं, ताकि आम आदमी को उसको फायदा मिले। इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं लागू होने देना चाहते? क्या गलती नजर आती है? क्या ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को पानी नहीं मिले? क्या ये चाहते हैं कि राजस्थान के किसानों को पानी नहीं मिले? किस वजह से इसको रोकना चाह रहे हैं? ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये जो मैं फिर उस बात पे आता हूं कि जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जनता के सुझावों पे बनाया है, जनता की राय ये है कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट लागू होना चाहिए और ये पानी जो वेस्ट होकर के जा रहा है वो पानी राजस्थान की जनता के काम आए। इस बात के लिए केंद्र को सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि इनको सपोर्ट ही नहीं, इनको फंडिंग देनी चाहिए। आगे आगे कहना चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, हम 90% राशि केंद्र सरकार से इस ईआरसीपी प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री जी अपने लिए नहीं मांग रहे, कांग्रेस पार्टी अपना फायदे के लिए नहीं मांग रही, ये तो अपने फायदे के लिए चंदा मांगते रहते हैं, कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देते रहते हैं। हम जनता के लिए जा रहे हैं, हम आम आदमी के लिए जा रहे हैं, हम किसानों के लिए जा रहे हैं। पानी तो सबसे बड़ी जरूरत है इंसान की। पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानस चून। तो पानी तो हर चीज के लिए जरूरत है। इनको पानी के लिए ऐतराज नहीं करना चाहिए और ये साथ आना चाहिए कि हम न केवल इसकी इजाजत देंगे, साथ देंगे, बल्कि फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। रफीक जी, क्या कल की जो ये रैली है यही एक कारण है बड़ा कि कांग्रेस की पहली सूची आने में देरी हो रही? क्योंकि बीजेपी ने 41 नामों की सूची जारी कर दी है, ऐसे में सबकी निगाहें इस ओर है कि पहली सूची कांग्रेस की कब आएगी? बीजेपी ने सूची जारी करी और हंगामा हो गया। तो क्या उस हंगामे के डर से हंगामा हो गया? सुनो आगे, अरे श्राद्ध पक्ष में सूचियां जारी करोगे तो ऐसे ही होगा। नवरात्रि तो अब नवरात्रे शुरू हो गए हैं, शुभ मुहूर्त आएगा, सूचियां भी आएगी, सूची भी देखने को मिलेगी, कैंडिडेट भी सामने आएंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। तो क्या कांग्रेस की जो सूची पहली आने वाली वो देर आएगी और दुरुस्त आएगी? बिल्कुल दुरुस्त आएगी। नवरात्रि तो पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक बाकी राज्यों में दो सूचियां आ चुकी है। सीईसी की बैठक के बाद में सूची जारी हो जाती है। चुनाव हमसे पहले हैं, कुछ राज्यों के चुनाव हमसे पहले हैं। हर स्टेट का अलग अलग थ्रेड है, अलग अलग क्राइटेरिया है। अभी आज बहुत सी एक्सरसाइज हो चुकी है और मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी बहुत सक्षम और पूरा हर बात के लिए तैयार है कि कैसे राज लाएं। हमारे रंधावा जी हमारे इंचार्ज हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। डोटासरा जी हैं और ऊपर शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं और खड़गे साहब हैं। सब ने मिलकर के ये तय कर दिया है कि शंखनाद बज गया है और इन 4-5 राज्यों में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कर्नाटक के अंदर सरकार बनी, पंचक में बनी। पंचक का मालूम है महत्व? पंचक का मतलब ये होता है कि आप आम आदमी जो इसमें विश्वास करता है वो कहता है पंचक में छत नहीं डालूंगा मकान की, क्योंकि 4 छतें और डालनी पड़ेगी। अब एक जीत हुई है पंचक में तो 4 जीते आनी तय है। हम 4 स्टेट और जीतेंगे, ये आप क्लियर मान लो। और उसकी पहली शुरुआत इन्होंने श्राद्ध पक्ष में अपनी सूची जारी करके कर दी है। एक छोटा सा सवाल और चाहूंगी कि संक्षिप्त में आप जवाब दें। पहली सूची को लेकर क्या ऐसा तो नहीं माना जाए कि कांग्रेस के अंदर खेमे में कुछ सामंजस्य की कमी है या कुछ बातचीत शीर्ष नेताओं में और राज्य के नेताओं में बैठ नहीं रही है? क्या ऐसा माना जाए? ऐसा कतई नहीं है और हमारे यहाँ इस तरह की बातें नहीं है जिस तरह से बीजेपी के अंदर हो रहा है। जब आप किसी चीज पे गहन डिस्कशन मंथन करते हो तो थोड़ा समय लगता ही है और अभी बहुत समय है, अभी चुनाव बहुत दूर है। अब से पहले जैसे सूचियां आती रही है उन सब से पहले बहुत समय पहले हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सूचियां आ जाएगी और हम बहुत जल्दी अपने अपने काम में लगेंगे। शीर्ष नेतृत्व को जो मंजूर है क्या वो आपकी पार्टी के हर व्यक्ति को मंजूर होगा? 100% जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे वही तय होगा और उसी के आधार पर कार्यप्रणाली तय की जाएगी। जी रफीक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो ये थे हमारे साथ में आदर्श नगर से विधायक रफीक खान जी।